जानकारी आपको दे दें, रुझानों में एनडीए की सुनामी 198 सीट पर जो है एनडीए आगे चल रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी। एनडीए प्रचंड जीत की ओर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। पीएम मोदी शाम 6 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। देखिए अब जो है नए जो अपडेट्स हैं वो भी लगातार सामने आ रहे हैं। रुझानों में एनडीए की सुनामी 198 सीट पर एनडीए आगे आती हुई दिखाई पड़ रही है और साफ तौर पर यह स्पष्ट हो गया है कि एनडीए की अब जो है प्रचंड जीत बिहार में होने जा रही है। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी शाम 6 बजे पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे। जाहिर तौर पर जो है कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करेंगे और इस जीत का जो श्रेय है वो पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से जो मेहनत जमीन पर की जा रही थी उसका असर आज साफ तौर पर बिहार में देखने को मिल रहा है। और इसी कड़ी में ये नतीजा कि 198 सीट पर जो है एनडीए आगे चल रही है बढ़त बनाते हुई। और लगातार टैली के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए भी हम दरअसल आपको दिखा रहे हैं कि एनडीए 199 के जो है आसपास है और महागठबंधन 38 के आसपास है। देखिए ये दरअसल डेली 24 भारत के एक अनुमानित आंकड़े हैं जिसको देखते हुए जो है ऐसा लगता है कि साफ तौर पर एनडीए की सरकार साफ तौर पर बिहार में बन रही है। लेकिन अभी जो है तस्वीर स्पष्ट होनी बाकी है, क्योंकि अब कुछ ही समय बाद लगभग, क्योंकि अब दोपहर 1 बजे का समय अब हो चुका है और कुछ ही जो है राउंडिंग बची हुई है, कुछ ही काउंटिंग की राउंड जो है बचे हुए हैं और उसके बाद लगभग तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन जिस तरीके से जो आंकड़े आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये बताते हैं, कहते हैं कि बिहार में भाई अब की बार एक बार फिर से नीतीश कुमार हैं, जिसकी बानगी सुबह से रुझानों में देखने को मिल रही है। तो बिहार में वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। सुबह से वोटों की गिनती जारी है और एनडीए जो है 199 के लगभग दिखाई पड़ रही है, यानी कि 190 का भी आंकड़ा एनडीए ने पार कर लिया है। 243 विधानसभा की सीट है। एक और बड़ी ब्रेकिंग आपको दिखा दें, दिल्ली बिहार में चुनाव के परिणाम में एनडीए को बढ़त। साफ तौर पर ये बड़ी जानकारी, बीजेपी मुख्यालय में जश्न शुरू हो चुका है। देखिए दिल्ली में भी जो है इसका असर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, जहां पर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो बिहार की जो खुशी है वो दिल्ली में साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। लड्डू मिठाइयाँ एक दूसरे को खिलाई जा रही हैं। तो बिहार में चुनाव के परिणामों को लेकर जो है एनडीए को बढ़त मिली है, इसका असर सीधे जो है दिल्ली में दिख रहा है। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी, बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल जो है वो शुरू हो चुका है। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी, लड्डू मिठाइयाँ एक दूसरे को खिलाई जा रही हैं, जश्न की तैयारी। और इसी कड़ी में ये भी जानकारी, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से सुबह से ही जो रुझान सामने आ रहे हैं, इसको लेकर जो बीजेपी के नेता हैं वो गदगद दिखाई पड़ रहे हैं। इसी कड़ी में शाम करीब 6 बजे जो है पीएम नरेंद्र मोदी भी पार्टी कार्यालय जाएंगे और नेताओं से मुलाकात करेंगे। और जश्न जो है वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं अलग अलग कार्यकर्ताओं में, अलग अलग जो है दफ्तरों में शुरू हो चुका है। तो बिहार का जो जश्न है दरअसल वो दिल्ली में दिखाई पड़ रहा है। तो लड्डू मिठाइयाँ एक दूसरे को खिलाई जा रही हैं और ये आज का अहम दिन, क्योंकि जिस तरीके से हार का मंथन अब गठबंधन, महागठबंधन कर रहा है, तो वहीं जो है जश्न का माहौल बीजेपी में दिखाई पड़ रहा है। अपने पिता लालू प्रसाद को लेकर जो है तेजस्वी कंफ्यूज रहे, इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। तेजस्वी ने लालू की विरासत को अपनाया, लेकिन पोस्टर्स में उनकी तस्वीर को दरअसल छोटा कर दिखाया दिया। नई पीढ़ी को दिखाने की क्या कोशिश की गई, ये क्या जनता को समझ में नहीं आई? ये दोहरी नीति उल्टी पड़ गई क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोपालगंज रैली में दरअसल कहा कि तेजस्वी लालू के पाप छिपा रहे हैं। तेजस्वी ने लालू के सामाजिक न्याय एजेंडे को अपनाया, लेकिन जंगल राज छवि से डरकर दूरी बनाई। पोस्टमार्टम पोस्टर्स में आप सोचिए, जिस तरीके से खबरों का पोस्टमार्टम जो हुआ उससे जनता नाराज़ हो गई क्या? जो स्ट्रैटेजी बनी उससे जनता नाराज़ हो गई क्या? और जो पोस्टर्स में लालू को जो कोने में ठूसना, जैसा कि जनता ने प्रतीत किया, और यही क्या तमाम बड़े कारण रहे जी जिसकी वजह से जो है बिहार में अब इस तरह के रुझान सामने आए हैं। तो विधानसभा चुनाव के परिणाम और वोटों की जो गिनती है सुबह से जारी है।
तो एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें बिहार चुनाव से जुड़ी हुई, जिसमें ईसी ने 243 सीटों का जो है आंकड़ा जारी किया है, ऑफिशियल आंकड़ा, जिसमें देखिए लगातार जो है आंकड़े बदल रहे हैं। बीजेपी अब 90 पे, जेडीयू 80 सीटों पर आगे चल रही है, आरजेडी 29 सीटों पर, कांग्रेस 5 सीटों पर जो है आगे चलती हुई दिखाई पड़ रही है। चिराग पासवान की पार्टी जो है 20 सीटों पर आगे दिख रही है। इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी हम 4 सीटों पर आगे है। सीपीआई एमएल बिहार में 4 सीटों पर आगे, एआईएमआईएम भी बिहार में 5 सीटों पर आगे चल रही है। ये बड़ी जानकारी। ऐसे में गठबंधन, महागठबंधन का अगर जिक्र करें तो महागठबंधन के आंकड़े भी जो है लगातार बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो आरजेडी 29, कांग्रेस 5 सीटों पर आगे चल रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सुबह से ही जो है पल पल की अपडेट डेली 20 भारत पर आपको लगातार दिखा रहे हैं। एनडीए लगातार अपनी बढ़त बनाते हुए, महागठबंधन हार के करीब जाते हुए, तो लगातार टेली के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं बढ़त और घटत की ओर जिस तरीके से पार्टियां आगे बढ़ रही हैं। तो लगातार जो है चुनावों परिणाम के जो रुझान है वो दरअसल आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और इसी कड़ी में जिस तरीके से अब बहुत करीब समय, कुछ ही देर बाद जो है तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर कौन बिहार की सरकार के लिए चुना जाएगा मुख्यमंत्री के तौर पर। क्या नीतीश बाबू ही होंगे? तो एनडीए वर्सेस महागठबंधन किसके सिर पर ताज होगा, ये सवाल। बिहार में वोटों की गिनती जो है लगातार जारी है और एनडीए और महागठबंधन में मुकाबला है। बिहार में अब की बार किसकी सरकार होगी? चलेगा तेजस्वी का जादू या फिर नीतीश बरकरार रहने वाले हैं? हालांकि तस्वीर लगभग साफ है, गठबंधन की हवा निकलेगी या फिर गाज गिरेगी। बिहार की 243 सीटों पर किसका राज होगा? तो बिहार में वोटों की गिनती लगातार जारी और इसी कड़ी में आपको बता दें कि महागठबंधन की टाई फिश होती यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो दम भरा जा रहा था वो हवा निकलती हुई बिहार में महागठबंधन की दिखाई पड़ रही है। और इसी कड़ी में एनडीए जो है वो अपनी जीत की तरफ बढ़ते हुए, बढ़त लगातार वोटों में बनाते हुए दिखाई पड़ रही है।
तो बिहार में जो है विधानसभा चुनाव के रण पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन आज जो है लगभग तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर किसके सर जो है बिहार के रण का ताज सजने वाला है, कौन सी पार्टी वो होगी, कौन सा गठबंधन वो होगा। तो 243 सीटों पर किसका राज होगा, लगातार टीवी स्क्रीन पर आपकी टैली भी हम दिखा रहे हैं और क्या रुझान है, क्या आंकड़े हैं, ये भी दरअसल तस्वीर लगभग साफ होती हुई, क्योंकि एनडीए जो है 198 और महागठबंधन 39, जेएसपी 4 सीटों पर, अदर जो है 2 सीटों पर सिमटते हुए, और कांग्रेस देखिए किस तरीके से जो है राहुल गांधी पूरी मेहनत करते हुए दिखाई पड़ रही है। बड़ी जानकारी आपको पहले दिखा देते हैं। बिहार के रुझानों पर जेडीयू की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें नीतीश सीएम हैं और आगे भी रहेंगे। ये जेडीयू की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है, ये बड़ी जानकारी। बिहार के रुझानों पर जेडीयू की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है, जिसमें नीतीश सीएम हैं और आगे भी रहेंगे। ये दरअसल बयान अब जेडीयू की तरफ से दिया जा रहा है। और जिस तरीके से जेडीयू में जो है जीत का जश्न भी मनना शुरू हो चुका है और नीतीश बाबू को मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं, उनकी तस्वीरों में पोस्टर्स नए लगाए जा रहे हैं, बैनर चस्पा किया जा रहा है। और इसी कड़ी में जिस तरीके से जो रुझान सामने आ रहे हैं, इसी बीच जेडीयू की पहली प्रतिक्रिया कि बिहार में जो है भाई नीतीश बाबू ही थे और वही रहने वाले हैं, नीतीश सीएम हैं और आगे भी रहेंगे। तो बिहार के रुझानों पर जेडीयू की दरअसल पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई, यानी कि तस्वीर जो समझे लगभग बिहार में साफ हो चुकी है। और इसी का ये नतीजा है कि अब जेडीयू भी साफ तौर पर पूरी तरीके से आश्वस्त दिखाई पड़ रही है और ये बयान दे रही है कि नीतीश बाबू सीएम हैं और वो आगे भी रहेंगे। ये साफ तौर पर क्या समझा जाए कि बीजेपी को भी एक संकेत है, क्योंकि जिस तरीके से हालांकि तमाम असमंजस के बीच में नीतीश का नाम जो है सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट जरूर किया गया आखिरी वक्त पर, लेकिन सरगर्मियां कई तरह की थी कि महिला मुख्यमंत्री भी हो सकती है, कोई अन्य नाम भी हो सकते हैं, लेकिन मोदी का जो है नाम बिहार में प्रोजेक्ट किया गया। और अब जेडीयू जिस तरीके से ये प्रतिक्रिया दे रही है कि भाई नीतीश बाबू ही सीएम हैं और आगे भी रहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक दरअसल संकेत देने की कोशिश किया बीजेपी को कि भाई एनडीए की अगर सरकार बनने जा रही है तो ऐसे में नीतीश कुमार ही हैं जो आगे जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। तो बिहार में वोटों की गिनती लगातार जारी है। एनडीए और महागठबंधन में जो है महामुकाबला, लेकिन तस्वीर लगभग साफ होती हुई कि बिहार में अब किसकी सरकार बनने जा रही है, कौन मुख्यमंत्री होगा। क्योंकि जिस तरीके से जेडीयू की तरफ से जो प्रतिक्रिया, जो जोश उत्साह दिखाई पड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि आगे भी जो है मुख्यमंत्री की शपथ नीतीश बाबू लेने जा रहे हैं। और इसी पर लगातार जो है चर्चा अभी हम करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में यहाँ पर हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी जुड़ गए हैं। रमेश जी, जिस तरीके से जो माहौल सुबह से बन रहा है, जो रुझान सुबह से दिख रहे हैं, अब लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है कि बिहार में भाई एक बार फिर से एनडीए की सरकार है। तो ऐसे में अब आपका विश्लेषण क्या कहता है, क्योंकि महागठबंधन जिस तरीके से पूरा दमखम दिखा रहा था कि इस बार जो है सरकार उन्हीं की बनेगी क्योंकि युवाओं के लिए उन्होंने काम किया, लेकिन अब जो है पूरी स्थिति पलट गई है। ना, निश्चित तौर पे सारे जितने भी बीजेपी के कार्यालय हैं दिल्ली से लेके पटना तक और बिहार में जहाँ भी हैं, लड्डू बंटने शुरू हो गए हैं, मिठाइयाँ बंटनी शुरू हो गई हैं। और जैसे हम लोग दिखा भी रहे हैं, नीतीश कुमार जी को बधाइयाँ भी मिलनी शुरू हो गई हैं। और अप्रत्याशित ये लग रहा है कि उन्हीं की पार्टी की तरफ से जो हमने अभी ब्रेकिंग दिखाई है उसमें ये कहा गया है कि सीएम
अगले जो होंगे वो नीतीश कुमार ही होंगे। यहाँ थोड़ा संशय पैदा होता है, यहाँ थोड़ा वो लगने लगा है कि ठीक है, घर का अगर व्यक्ति है, घर के बारे में तो कुछ भी कह सकता है, सीएम है, पीएम है, डिप्टी है, कुछ भी कह सकता है। लेकिन जब आप गठबंधन में होते हो, किसी के साथ में कोलैबोरेट जब करते हो, तो जब सामूहिक तरीके से कोई नाम निकल के आए तो लगता है कि हाँ ये परिपक्व है, हाँ ये इसमें मजबूती है, इसमें वजन है। लेकिन हमने चुनाव देखा, पूरा चुनाव देखा, कैंपेन हमने देखी, जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से तारीखों की घोषणा भी हो जाती हैं और बड़े नेता एनडीए के चाहे अमित शाह जी हो जाएं, प्रधानमंत्री हो जाएं, या और भी कतार में जो टॉप लीडरशिप उनकी रही है, तो किसी के मुंह से हमने फुल्ली तरीके से ये नहीं कहते हुए सुना था कि सीएम नीतीश कुमार ही अगले हमारे सीएम होंगे। और जबकि एक चैनल था, उस पे अमित शाह से पूछा भी गया था एक कॉन्क्लेव में कि क्या सीएम अगले जो है वो नीतीश कुमार ही होंगे, तो आपको पता होगा पूरा वो सवाल उन्होंने घुमा दिया था अमित शाह जी ने। लेकिन बहरहाल ठीक है, और जो उनको ये अप्रत्याशित जिस तरीके से उनको ये जीत मिली है, मुझे लग रहा है ये अनएक्सपेक्टेड है। और इतनी सीटें और इतनी सीटों पे ट्रेंडिंग रहेंगे, रुझान आगे रहेंगे, लीड लेके चलेंगे, तो ये मुझे नहीं लगता था कि भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को मान के चल रही थी, या जेडीयू मान के चल रही थी कि हम लोग इतनी ज्यादा सीटों पे हम आगे बढ़ेंगे। अब चुनाव के बाद में होता क्या, जब चुनाव होता है, आपने कुछ कह दिया, गठबंधन ने कुछ कह दिया, या जितने भी दल हैं, जो समुदाय हैं, जो लड़ते हैं, कोई कुछ कहे, लेकिन मैंने पहले भी कहा, अल्टीमेटली होता क्या है, जनता के जब दरबार में आप जानते हो, तय वो करता है कि आप राजा हो या रंक हो या सिकंदर हो या कलंदर हो, ये वही तय करता है। तो मुझे लग रहा है उस लिहाज से बिहार की जनता ने तय कर दिया कि एनडीए 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 जो 20 सालों से है, उनको 5 साल और उनको रखना है। अब जिस तरीके से 2-3 चीजें यहाँ कहना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये बदलाव हुआ क्यों नहीं। यही तो कहा जा रहा था कि बदलाव होना चाहिए, बिहार की जनता बदलाव चाहती है। तेजस्वी यादव ने जब ये कह दिया कि हर घर में हर एक व्यक्ति को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, तो लता जी यहाँ सोचने की और एनालिसिस करने की हम जैसे पत्रकारों को बहुत जरूरी हो जाता है। मतलब जनता को नौकरी भी नहीं चाहिए, पैसे भी नहीं चाहिए, कोई सुविधाएं नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ नीतीश कुमार चाहिए, सिर्फ मोदी जी चाहिए। तो आप यहां से समझ सकते हो कि मोदी जी और योगी जी और जितने भी बड़े बड़े टॉप लीडरशिप जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, उनकी डिमांड किस कदर है। मैं भी देख रहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन जिन सीटों पे गए हैं, जहां जहां उन्होंने नारा बुलंद कराया और जहां जहां उन्होंने कैंपेन की है, वो सारे के सारे लीड कर रहे हैं। बिल्कुल। और जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहा था कि अब बिहार में बुलडोजर चलेगा, यानी कि बिहार की जनता भी चाहती है कि उत्तर प्रदेश वाला शासन जो है बिहार में हो। और क्या यही दरअसल बड़ी वजह है रमेश जी कि बिहार में जनता कोई बदलाव नहीं चाह रही, यानी कि जो यथास्थिति बनी हुई है, जनता चाहती है कि ऐसे बनी रहे, वो खुश है। इसके 2 मायने हैं। हाँ। पहला तो मायना ये है, जनता आपके कामों से खुश है। हाँ ठीक है, छोटे मोटे एड ऑन करवाना चाह रही है, जैसे 10,000 रुपए प्रत्येक महिला को पैसे देना। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने एक गलती नहीं करी जो दिल्ली में उन्होंने गलती करी थी। दिल्ली के चुनाव में उन्होंने कह दिया था कि जो महिला दिवस आने वाला है 8 तारीख को जब आता है, उससे पहले हम सब खातों में, सारे के जितनी भी महिला सबके खातों में पैसे डाल देंगे। चलिए रमेश जी, मैं आपको रोकूंगी, हमारी चर्चा जारी रहेगी। सिर्फ बड़ी खबर आपको दिखा दें, ईसी ने जो है नए आंकड़े जारी किए हैं। 243 सीटों का आंकड़ा जारी किया गया। एक बार फिर से ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, जिसमें बीजेपी 90, जेडीयू 81 सीटों पर आगे। देखिए लगातार जो है बढ़त बनते हुए आरजेडी 28 सीटों पर, कांग्रेस 5 सीटों पर आगे दिखाई पड़ रही है। चिराग पासवान की पार्टी 21 सीटों पर आगे हो गई है। तो आगे पीछे का जो आंकड़ा है दरअसल घटता और बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो बढ़त है वो एनडीए की पार्टी बनाते हुए दिखाई पड़ रही है। सीपीआई एमएल बिहार में 4 सीटों पर आगे, हम की पार्टी भी जो है आगे दिखाई पड़ रही है। एआईएमआईएम भी जो है बिहार में 5 सीटों पर आगे दिखाई पड़ रही है। तो बिहार चुनाव को लेकर इसी ने दरअसल ये परिणामों को लेकर, रुझानों को लेकर जो है 243 सीटों पर जो है अपने आंकड़े जारी किए। रमेश जी, जो आंकड़े हमने देखे इसमें साफ तौर पर ये समझ में आ रहा है कि जो है एनडीए तो बढ़त बना ही रही है, लेकिन जो आरजेडी जिन सीटों पर आके सिमट गई है, ये बहुत शर्मनाक स्थिति आरजेडी के लिए।
नहीं, आरजेडी के लिए भी शर्मनाक स्थिति है, क्या कांग्रेस के लिए अच्छी स्थिति है? हाँ। मुझे लग रहा है पिछले 3 चुनावों का अगर आप आंकड़ा उठा के देखो, सबसे ज्यादा बुरा परफॉर्मेंस मुझे लग रहा है इस चुनाव में किया जाता है। अब तीसरे की बात करते हैं, मल्ला, मछुआरा, जिनके जरिए राहुल गांधी खुद डुबकी लगा रहे थे। अगर आपने देखा हो, वो डुबकी नहीं लगा रहे थे, वो मछुआरे का बोट कैच कर रहे थे कि उनके भी सहारे अगर मछुआरों का भी बोट, अगर हमारे मल्लार का भी बोट अगर हमारे पास आ जाएगा तो हमारी जो बैतरणी है वो पार हो जाएगी, गंगा में जो हमारी नाव डगमगा रही है वो पार हो जाएगी। लेकिन लता जी वो भी नहीं हो पाया। तो वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी का यहाँ से मुझे लग रहा है जो राजनीतिक कैरियर है उसके ऊपर पूरा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। बिल्कुल नहीं सोचा था उन्होंने, डिप्टी सीएम उनको प्रोजेक्ट करा गया था और ऐसा लग भी रहा था, हम लोग भी समीक्षा कर रहे थे शुरुआत में कि उनकी पार्टी अच्छा करेगी, दमखम दिखाएगी, और कांग्रेस का उनको साथ मिला है, आरजेडी का उनको साथ मिला है, लेफ्ट का उनके पास साथ में है, और ये पार्टियां ऐसी हैं जिनका वजूद रहा है और जिनका बिहार में बहुत अच्छा खासा उनका जनाधार रहा है। लेकिन आज 25 के चुनावों में वो हमने देखा जो 2010 का चुनाव देख रहे थे। 2010 के चुनाव भी आप नकार नहीं सकते हो एनडीए के लिए और भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के लिए, तो उस चुनाव में भी इस तरह की ही उन्होंने परफॉर्मेंस करी थी। लेकिन इस बार का जो है, इतने सारे एलिगेशन, इतने सारे आरोप, एसआईआर का मुद्दा गर्म है, वोट कटिंग, वोट नए जोड़े जा रहे हैं, 65 लाख वोटों का जो आंकड़ा है वो बहुत बड़ा आंकड़ा है। 4-5 हजार वोट कट जाए तो कोई बात नहीं है, और उसके बावजूद भी जब काउंटिंग, जब वोटिंग हो रही थी पहले दिन और दूसरे दिन की, तो आपने खुद देखा होगा कतारों में कई लोग ऐसे खड़े हुए थे आधार कार्ड लेके कि हम भैया हमारा जब यहाँ पे बूथ पे आए हैं अब तो ये कह रहे हैं कि आपका वोट कट गया। तो ऐसी भी स्थिति देखी, तो क्या इससे नेगेटिविटी नहीं जा रही थी वोटरों के अंदर? लेकिन वो भी सब नकार दिया गया, मैं उस दिन भी आपके साथ में जब फोनों पे था, मैं कह रहा था कि इस बार ना एनडीए की लहर है ना महागठबंधन की लहर है, जो वोटर है वो बड़ा साइलेंट है, वो चुप है, वो पत्ते नहीं खोल रहा है, लेकिन आज पत्ते उसने खोल दिए। लेकिन बिल्कुल वोटर बहुत साइलेंट है और जो है लगातार आंकड़े भी बदल रहे हैं, क्योंकि अगर हम टैली में देखें तो एनडीए का जो आंकड़ा 200 पार हो चुका है। देखिए कितनी बड़ी और प्रचंड जीत यहाँ पर एनडीए के लिए है, क्योंकि हालांकि अगर हम जब चुनावी समय की बात करें, शुरुआत से जो चुनाव शुरू हुआ था, जो सरगर्मियां शुरू हो गई थी, तब तक कहीं ना कहीं जो है खटास दिख रही थी एनडीए में। ये साफ था क्योंकि जिस तरीके से जो स्लोगन्स आ रहे थे एनडीए के, मोदी को लेकर जो प्रोजेक्शन हो रहा था, प्रोजेक्ट किया जा रहा था, तब तक ऐसा लग रहा था कि इस बार जो है कहीं ना कहीं इस खटास का असर दिखेगा। लेकिन जिस तरीके से जो बम्पर वोटिंग जनता ने समर्थन में की है एनडीए के, कहीं ना कहीं साफ तौर पर बहुत बड़ी और बहुत ना सिर्फ बड़ी करारी हार है महागठबंधन के लिए। ऐसे में रमेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या आकलन आपका कहता है कि कौन कौन से मुख्य बिंदु आपको लग रहे हैं कि महागठबंधन जो है गलती कर गई? चलिए लता जी, मैं यहाँ पे आपको ही गलत साबित करता हूँ। हाँ। आप भी बड़े लंबे समय से चुनाव कवर करती आई हैं और आपके अंदर मिथ्या ये भी रही है, आपके अंदर क्या मेरे अंदर भी रही, जितने भी पॉलिटिकल जानकार हैं, पत्रकार हैं, समीक्षक हैं, वो यही तो कहते थे चुनावों में अगर जिनकी सरकार है, अगर उस समय वोटिंग बहुत ज्यादा होती है तो कहते हैं सत्ता विरोधी है, यही तो कहते हैं हम लोग। लेकिन इस बार तो वो भी ट्रेंड बदल गया, बिल्कुल, कि भैया ठीक है, सत्ता में कौन है? नीतीश कुमार जी, कौन है? एनडीए की सरकार चल रही है और बम्पर वोटिंग हो गई है। अब बम्पर वोटिंग का होने का मतलब है कि ये तो सत्ता के खिलाफ है, ये तो सारे का सारे विपक्ष के पक्ष में जाना चाहिए, लेकिन वैसा भी नहीं हुआ। तो ये भी मुझे लग रहा है ट्रेंड इस बार बदल गया है। तो इसके बाद से आप ये कह सकते हो कि शुरुआत में किसी भी समीक्षक या पत्रकार को अब आकलन नहीं देना चाहिए कि अगले चुनाव में क्या होने वाला है, यानी राजनीति का जो ट्रेंड है वो बदलता जा रहा है। क्योंकि अक्सर हम चुनाव में इस तरह की बातें करते हैं कि सत्ता विरोधी लहर तो दिखाई पड़ेगी, लेकिन वो तो दिखाई नहीं पड़ रही बिल्कुल भी। नहीं, मैंने कहा ना, इस बार सत्ता की लहर या विपक्ष की लहर कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उसके बावजूद भी अगर इस तरीके का जनाधार एक पार्टी के लिए आना, तो मुझे लग रहा सारे के सारे जितने ट्रेंड थे सारे ध्वस्त हो गए हैं। राजनीतिक लोग या पत्रकार या समीक्षक कोई भी हो, आप कुछ भी कह लो, जितना आपको कुछ कहना है,
लेकिन अंततोगत्वा होगा वही जो जनता चाहेगी, और वो जनता बिहार ने दिखा दी इस बार। ऐसे में रमेश जी, क्या आपको लगा कि खास स्ट्रैटेजियां रही? क्योंकि अगर हम पूरी पिछले इस कार्यकाल की बात करें तो बीच में बहुत टूट फूट भी दिखाई पड़ी। कैसे जो है नीतीश बाबू के सुर बदले, कैसे जो है पूरा घटनाक्रम हुआ राजनीतिक, वो हमने देखा बिहार में। तो क्या स्ट्रैटेजी एनडीए के पास ऐसी है कि जनता जो है साम दाम दंड भेद लगाकर भी जो है उससे दूर नहीं जा पाती, एनडीए से, जेडीयू से, बीजेपी से? देखिए, मुझे लगता है ये नीतीश कुमार जी का, उनके करियर का ये वाकई जादू है उनका बिहार में। आखिरी चुनाव मैं कह के मान के चल रहा हूँ कि उनके पॉलिटिकल कैरियर का आखिरी चुनाव कहा जा सकता है। चाहे स्वास्थ्य को लेके कह लो या उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को लेके कह सकते हो आप। इस पूरे कैंपेन में, पूरे चुनाव में आपने नीतीश कुमार को ज्यादा नहीं देखा होगा, और ज्यादा उनकी कोई रैली भी नहीं थी, ना उनकी ऐसी कोई बयानबाजी थी, और ना ही उनके जो जुड़े उनके आसपास के जो कार्यकर्ता, जो नेता वगैरह थे, वो भी उतने एक्साइटेड नहीं थे उनको लेके। एक्साइटेड कौन था? एनडीए, जो दिल्ली से जो मूव कर रहे थे नेता, बड़े बड़े, चाहे अमित शाह जी हो जाएं, चाहे उसमें प्रधानमंत्री हो जाएं, या दूसरे और भी कोई नेता हो जाए, जो स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी करी थी वही सारे लोग थे। बावजूद भी बिहार की जनता ने ये कहा कि नहीं, नीतीश को ही हमें सीएम बनाना है और उनके पक्ष में ही हमें वोटिंग करनी है। तो यहां से आप समझ सकते हो, एक चौकड़ी हुआ करती थी बिहार के अंदर, जिसमें सुशील मोदी जी हुआ करते थे, जो दिवंगत है, नहीं रहे अब। रामविलास पासवान जी हुआ करते थे, वो भी दिवंगत हो गए, नहीं है आज। लालू प्रसाद यादव, जो बड़ा चेहरा माना जाता था, वो भी स्वास्थ्य कारणों को लेके और कोर्ट कचहरी में जिस तरीके से वो चल रहे, तो वो भी इस बार चुनाव में एक्टिव नहीं थे कौन? सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के बारे में मैंने बताया वो कितने एक्टिव थे, कितने नहीं थे। एक तो ये फैक्टर हो गया। अब आ जाइए इनसे निकले हुए, मैं कहता हूँ, मैं तो अगर कहूँ कि अनुकंपा के आधार पे जिनको राजनीति मिलती है, जैसे वो कहते हैं ना कि सरकारी सेवा में जो अगर पिता होता है तो आकस्मिक अगर उनका निधन, मौत हो जाती तो उनको बच्चों को नौकरी मिल जाती है। तो बिहार में तेजस्वी यादव को भी मैं वैसे ही मान रहा हूँ और चिराग पासवान को भी वैसा ही मान रहा हूँ। अगला क्वेश्चन मेरा यही था, चिराग पासवान। लेकिन चिराग पासवान के ऊपर बड़ी कहानियां और बहुत सारी तस्वीरें इस बार घूम फिर के रुक रही हैं आके। ठीक ठाक वोटों के साथ में वो आगे बढ़ रहे हैं, और सीटें कितनी आ जाती वो भी कुछ घंटों के बाद में क्लियर हो जाएगा। तो अगला जो बिहार का जो चिराग मुझे दिखाई देता है वो चिराग पासवान ही दिखाई देते हैं। तेजस्वी की लौ जलती हुई हमने चुनावों में देखी थी। जनता भी बड़ी मतलब एक एक्साइटेड थी, लेकिन जो रिजल्ट जो दिखाई दे रहा है, जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है, उसमें वो कहीं ना कहीं टिकते हुए कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा क्यों हुआ? ये धरातल पे मुझे लग रहा है उनकी पार्टी को और स्वयं उनको समीक्षा करने की जरूरत है कि आपके इतने वादे, इतने मतलब जनहित के इतने वादे, और जो आज की डेट में जब चुनाव चल रहे हैं उसमें कोई महंगाई, रोजगार की बात नहीं करता है। आपने वो भी सब करा, और आपने ये भी वादा कर दिया कि पहली कैबिनेट जब होगी तो उसमें मैं यही प्रस्ताव पारित करूंगा और सारे डिपार्टमेंट से एक सूची मंगवाऊंगा कि कहाँ कहाँ कितने वैकेंसीज हैं, कहाँ कितने पद खाली हैं, उन पदों पे मैं सबको भरूंगा और बाहर वाले लोगों को नहीं लूंगा। बिहारी जितने भी हैं, जितने भी युवा पढ़े लिखे हैं, उनको नौकरी दूंगा। ये भी सारा नकार दिया, ये भी नकार दिया। जब इस तरीके के मुद्दे अगर जब नकारे जा रहे हैं तो लता जी फिर आप समझ जाओ कि चुनावों की बेला कैसे पार होती है। लेकिन रमेश जी, ऐसे में विडंबना इसे समझे क्या? क्योंकि जिस तरीके से 2020 के बाद अब 2025 में इलेक्शन हुआ है, इस दौरान हमने जो है कई जो है मुश्किल समय देखा, कोविड का दौर हमने देखा, और कोविड के दौर के समय में सबसे ज़्यादा खास बात ये थी कि आप सोचे कि जो बिहार के प्रवासी थे वो किस तरीके से दिल्ली से जा रहे थे, और तब उनका दुख दर्द निकलकर सामने आया था कि क्योंकि बिहार में रोजगार ना होने की वजह से उन्हें दिल्ली आना पड़ता है। तो ऐसा लग रहा था कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा बन पाएगा, लेकिन ऐसी स्थितियां दिखी नहीं अभी हाल फिलहाल। देखो, आप कहीं भी चले जाओ, मैं भी कुछ 4-5-6 महीनों के बीच में लगभग 5-6 कंट्री घूमी मैंने। मैं कंबोडिया भी गया, मैं श्रीलंका भी गया, लाओस भी गया मैं, और ताइवान में गया। तो 5-6 कंट्रियों में मैंने देखा
कोई ऐसी कंट्री नहीं जहां बिहारी आपको ना मिल जाए। किसी कोई खोखा चला रहा, कोई गाड़ी चला रहा, कोई टैक्सी चला रहा, हर जगह। ये तो बिहार की बात हो गई। आप पंजाब में चले जाओ, पंजाब में रिक्शा चलाता हुआ आपको कौन मिलेगा? बिहारी मिलेगा। ढाबे में या खेतों में काम करता हुआ बिहारी मिलेगा। उत्तर प्रदेश में आ जाओ, आप नेपाल चले जाओ, आप उत्तराखंड चले जाओ, कोई ऐसा प्रांत नहीं है चाहे सऊदी से लेके अमेरिका के लिए आपको बिहारी आपको वहां पे ना मिले। अब इससे क्या तस्वीर सामने निकल के आती? यही कि वहां पे रोजगार नहीं है, काम धंधे नहीं है, फैक्ट्रियां नहीं है, कोई ऐसे संसाधन नहीं है। उस संसाधनों की भरपाई करने के लिए भी तो महागठबंधन ने कह दिया था कि अब आपको ट्रेनों से स्पेशल भर के आपको गुजरात नहीं जाना पड़ेगा, आपको और कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आप यहाँ पे आ जाइएगा, है हम आपको रोजगार देंगे। जनता ने वो भी सब दूर कर दिया कि नहीं, हमें तो जो एनडीए कह दे, जो नीतीश कुमार कह दें या जो मोदी कह दें, वही बल्ले बल्ले, वही सब कुछ है, उसको अपना लिया, वही आपको स्क्रीन पे आपको रुझान दिखाई दे रहा है। यानी रोजगार जो है बिहार में एक बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया। भले ही जो है परेशानी रोजगार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर जरूर दिखाई पड़ती है, लेकिन इसका जो मुद्दा है वो यूँ कहें कि विपक्ष बना ही नहीं पाई, जिसका असर, जिसका छाप जो है वो जनता पर नहीं हुआ, जिसका नतीजा ये है कि 200 के पार जो एनडीए हो चुकी है। लेकिन इसी कड़ी में जिस तरीके से ये जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है, जो ये आंकड़े नीचे आपको टैली में दिखाई भी पड़ रहे हैं, ये वाकई बताती है कि वाकई जो बिहार की जनता है वो विकास चाहती है मोदी का, सिर्फ मोदी का विकास चाहती है, विपक्ष की बयानबाजी नहीं चाहती, विपक्ष का क्या धोखा नहीं चाहती। क्योंकि जिस तरीके से जो पूरा घटनाक्रम रहा, चाहे तेजस्वी यादव की बात कर लें, तेज प्रताप की बात कर लें, लालू परिवार का जो पूरा घटनाक्रम रहता है वो बहुत ज़्यादा जो है जनता पर फर्क पड़ता है। इसका जनता बहुत ज़्यादा इससे जो है प्रभावशाली होती है, और इसका ही जो असर था साफ तौर पर ये चुनाव में भी दिखाई पड़ा। लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन का जो जोर शोर चल रहा था, जो जोर आजमाइश चल रही थी, सरकारी नौकरी देंगे, तेजस्वी प्रण है ये, और बहुत बड़े बड़े जो है कस्में और वादे खाई जा रही थी, उन कस्मों और वादों पर जनता विश्वास आखिर क्यों नहीं कर पाई, ये बहुत बड़ा सवाल। क्योंकि चिराग पासवान, जो आप सोचिए कि पिछले चुनाव में सिर्फ मात्र 1 सीट जीते थे, और हालांकि वो बाद में जो गठबंधन उन्होंने कर लिया था, अभी जो है 0 सीटों पर वो थे, 20-21 सीटों पर वो दिखाई पड़ रहे हैं। ये एक जो आपने कहा कि बिहार का चिराग दिख रहा है, रामविलास पासवान की छवि चिराग पासवान ने पूरी तरीके से पूरे परिपक्व को दिखाई पड़ रहे हैं वो बिहार में। नहीं, देखो, चिराग पासवान चुनाव से पहले गलती करना चाह रहे थे। हाँ। वो अल्टीमेटली उनको बाद में पता चल गया, अगर मैं एनडीए छोड़ देता हूँ, अगर दूसरी तरफ चला गया तो स्थिति मेरी 2020 वाली हो जाएगी। जैसे आपने जिक्र करा कि सिंगल एक सीट पे रह जाना, और ऐसी पार्टी का और ऐसे नेता के बेटे का जिसको बिहार अपना फ्यूचर मानती है, भविष्य देखती है जिसके अंदर, तो उन्होंने ऐसी कोई गलती नहीं करी। हालांकि उनकी पार्टी में कितनी बड़ी फूट पड़ी, चाचा अलग हो जाते हैं, पशुपति वो अलग हो जाते हैं, और उसके बाद में उन्होंने इतना बड़ा डेंट जो दिया था रामविलास पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी को, तो उसके बाद भी उन्होंने दिल पे नहीं ली वो बात। केंद्र में मंत्री हैं, मंत्रालय वो संभालते हुए फिर भी बिहार जाते हैं, बिहार के लोगों से मिलते हैं जाके, तो टोटली वो अपनी पार्टी पे फोकस कर रहे थे कि नहीं। हाँ देखो, सिंगल फ्रेम में कोई भी आजकल पार्टी आके चुनाव लड़ नहीं सकती, किसी के अंदर इतनी मतलब कुव्वत नहीं रहेगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। अगर होता तो ये वाला चुनाव सिंगल फ्रेम में आके लड़ते, लेकिन कोई नहीं लड़ पाया। तो इसलिए रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक और राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता था कि जैसे मौसम की हवा को भाप लेते हैं मौसम वैज्ञानिक, वैसे वो चुनाव को भाप लेते थे, राजनीति को भाप लेते थे। कमोवेश मुझे लग रहा है उन्हीं का जो खून चिराग पासवान में है, तो वैसा वो करते हैं कि नहीं भैया अगला 25 में हम किसके साथ में जाएंगे, अगर गठबंधन के छोड़ के अगर जाते हैं तो स्थिति हमारी कहीं 2020 जैसी ना हो जाए। तो उन्होंने बड़ा एक मैच्योर पॉलिटिक्स का एक उदाहरण पेश करा, उन्होंने वहीं रहना मुनासिब समझा जहां वो थे, जहां थे। तो इसका मतलब जितनी सीटें आ गई हैं उसके थोड़े से जो पूरा महागठबंधन की सीटें हैं थोड़ी सी कम रह जाएंगी, बल्कि उनके बराबर ही आ जाएंगे। वाकई जो मैच्योर पॉलिटिक्स थी ये चिराग पासवान में दिखाई पड़ी। खबर आपको बता दें
ये बड़ी जानकारी। बिहार चुनाव में 243 सीटों पर जो है बड़ा अपडेट सामने आ गया है, जिसमें बिहार में बीजेपी 91, जेडीयू 81 सीटों पर आगे। देखिए बराबर सीटों पर जो चुनाव बीजेपी और जेडीयू ने लड़ा था, आरजेडी 26, कांग्रेस 4 सीटों पर आगे दिखाई पड़ रही है। चिराग पासवान की पार्टी 21 सीटों पर आगे है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जीतन राम मांझी की पार्टी हम 5 सीटों पर आगे दिखाई पड़ रही है। तो ये अहम अपडेट्स। सीपीआई एमएल बिहार में 4 सीटों पर आगे। इसके अलावा एआईएमआईएम भी बिहार में 5 सीटों पर आगे दिखाई पड़ रही है। तो ये अपडेट जो है 243 सीटों पर चुनाव आयोग की तरफ से साफ तौर पर जो ये बता रहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार लगभग बन चुकी है और बीजेपी 91 सीटों पर पहुंच चुकी है। यानी कि रमेश जी, जो जेडीयू 200 का भी आंकड़ा पार हो गया, 200 का आंकड़ा भी पार हो गया है बिल्कुल। और जो बीजेपी और जेडीयू, आप सोचिए कि एक ही बराबर सीटों पर चुनाव लड़े थे, यहाँ पर भी उनमें जो कंपटीशन दिखाई पड़ रहा है, 91 बीजेपी है, 81 में जेडीयू है। हाँ, ये देखिएगा, क्योंकि ये बदलाव हुआ है, बहुत बड़ा बदलाव करा था भारतीय जनता पार्टी ने। क्योंकि अगर आप 2010 का चुनाव देखो, 15 का देखो और 2020 का देखो, 3 चुनावों की बात करूंगा मैं, उसमें आप देखेंगे बीजेपी से लगभग 20 से 30% सीटें उनके पास ज्यादा रही थी चुनाव लड़ना। और इस बार उन्होंने क्या किया, बराबर बराबर पे आ गए। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक चालाकी करके चल रही थी कि अगर हमारी कुछ ज्यादा सीटें आ गई जेडीयू के मुकाबले, तो अगला सीएम अपना खुद का सीएम प्रोजेक्ट करने में कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। क्योंकि ऐसा होगा बहुत आसानी से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के नाम पे सहमति नहीं जताएगी। ये दूर की कौड़ी है। मुझे लग रहा है इसमें थोड़ी सी कन्फ्लिक्ट भी होएगा और कॉन्ट्रडिक्शन भी आपस में होएगा। क्योंकि महाराष्ट्र के चुनावों में हमने देखा भाई, जो सिटिंग सीएम था एकनाथ शिंदे, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ। बिल्कुल, जब चुनाव लड़ा गया तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें एकनाथ शिंदे की पार्टी से ज्यादा आई। जैसे ज्यादा आई तो उन्होंने पुराने वादे जितने थे, वादे इरादे सारे बदल दिए। उन्होंने कहा भाई, थाली में रोटी हमारी आपसे ज्यादा है, तो इसका मतलब हम खाएंगे और हमारे पास खाने के लिए बहुत लोग हैं। तो कमोबेश मुझे जहां तक लगता है, जो ये मेरा पर्सनल आकलन है, ये भारतीय जनता पार्टी वही वाला फार्मूला यहाँ पे भी एप्लीकेबल करेगी। अब उसके लिए कौन चेहरा होगा, किसको लाया जाएगा, ये थोड़ा सा बड़ा मंथन वाला विषय रहेगा। क्या शहनवाज हुसैन को कमान दी जाएगी, या फिर जो सबसे बड़ा नाम घूम रहा है सम्राट चौधरी, क्या सम्राट चौधरी के हाथ में कमान दे दी जाएगी, सिन्हा जी आएंगे या और कौन आ जाएंगे? क्या ऐसे लंबी एक कतार है इनके पास? यानी अभी हम ये समझे कि मुख्यमंत्री स्पष्ट नहीं समझे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मान के नहीं चलो। अगर देखो 2 सीटें भी अगर कम रही जेडीयू की और भाजपा के मुकाबले, तो आप ये मान के चल लो, अगर खुदा न खास्ता जेडीयू का अगर सीएम बन जाता है, तो ज्यादा दिन तक मुझे लग रहा सीट पे भारतीय जनता पार्टी रखेगी नहीं। शुरुआत में विरोध ना हो, कोई नाराज ना हो, गलत मैसेज जनता में ना जाए और अपोजिशन पार्टी के अंदर ना जाए, तो आनन फानन में तो वो सीट दे देगी, कुर्बानी, जिसको मैं बड़ा शब्द बोल रहा हूँ, कुर्बानी दे देगी। लेकिन वो कुर्बानी यथावत नहीं रहेगी, लंबे समय तक नहीं रहेगी। बाद में भारतीय जनता पार्टी, अब भारतीय जनता पार्टी जिस गति और जिस हिसाब से जो राजनीति करती है, वो सब आप अच्छे से वाकिफ हो। कब क्या कर दे, कैसे कर दे। अभी अगर कोई किसी मैं पीसीआर में बैठे हुए किसी बच्चे से अभी मैं पूछूं कि भाई झारखंड का सीएम कौन है, छत्तीसगढ़ का जो भारतीय जनता पार्टी जीती है वहां का सीएम कौन है, तो मुझे लग रहा कोई बता भी नहीं पाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा नाम लेके आती है, बिल्कुल दबा कुचला, जिसको कोई नहीं जानता, उसकी कोई मतलब राजनीतिक ज्यादा हैसियत ही नहीं है। हो सकता है ऐसे नाम यहाँ पे भी लेके आ जाए, उनको रख दे। तो इससे पीछे भी कई सारे राज हैं, कई सारे बीजेपी की रणनीति ऐसी कुछ रही है, इसकी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसे है जो किसी को पता ही ना हो। स्ट्रैटेजी एक ही होती है। देखो, अल्टीमेटली कमान हमारे हाथ में रहे, दिल्ली के हाथ में कमान रहे। हम आपको किसी को जरा सा भी अगर कुछ कहें आपको ये करना है, तो वो हाजी का हो, जी सर मैं ये करता हूँ। पता चला कि एक पैरेलल खड़ा हुआ नेता है, बड़ा लोकप्रिय है, अच्छे वोटों से जीत के आया है और उनका जनाधार बहुत बढ़िया है। पता चला उनको सीएम बना दिया। मैं नाम लेना अगर चाहूं तो सम्राट चौधरी का नाम ले लिया। सम्राट चौधरी को अगर इन्होंने सीएम बना दिया, तो यहाँ से अगर कोई फैसले के लिए अगर फाइल जाती है या फोन जाता है,
तो एक बार वो पलट के पूछेंगे तो इसमें क्या होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वही नहीं चाहती है, कोई पलट के जवाब दे। यहाँ से जो फोन गया, जो फैसला हुआ, आपको मोहर लगानी, आपको साइन करना है। तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी चाहती है। बिल्कुल, हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी सीएम कौन बनता है, लेकिन जिस तरीके से चलिए पहले ब्रेकिंग देखते हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि 200 पार करने पर बीजेपी ने जो है ट्वीट किया। देखिए किस तरीके से जो है बीजेपी पूरी हर्षोल्लास में दिखाई पड़ रही है। लिखा, जोड़ी मोदी नीतीश जी के हिट हो गई, यानी कि यहाँ पर भी जो है मोदी और नीतीश का नाम आ रहा है। बिहार के विकास फिर से जो है हो गई। देखिए कैसे भोजपुरिया भाषा में जो है बीजेपी ने ट्वीट किया है, जिसमें ये लिखा है कि जोड़ी बिहार के विकास की फिर से रिपीट हो गई 200 पार करने पर बीजेपी ने ये ट्वीट किया है, जिसमें साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से लिखा गया है कि जोड़ी मोदी नीतीश जी की हिट हो गई। और इसके अलावा बिहार के विकास फिर से रिपीट हो गई, यानी कि मोदी और नीतीश की जोड़ी जो है फिर से हिट हो गई है और विकास की जो यात्रा है वो दरअसल फिर से बिहार में रिपीट हो गई है। तो ये जो भोजपुरी अंदाज में जो ये ट्वीट किया है बीजेपी रमेश जी, इसको इस पर क्या आपकी टिप्पणी होगी? पहली नहीं, मैं तो पहले आपसे पूछूंगा, आपको आती है भोजपुरी? बिल्कुल आती है। और बिहार में कौन सी मैथिली बोली जाती है? मैथिली, भोजपुरी, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोली जाती है। हाँ, तो अच्छा है। अपनी भाषा में, अपनी जुबान में अगर कोई जीत का अपना व्याख्यान कर रहा है तो अच्छी बात है। उससे क्या होता है, एक जुड़ाव हो जाता है, जनता में जुड़ाव हो जाता है कि नहीं, पहले शब्द, जीते हुए पहले शब्द हमारी जुबान है ना। अंग्रेजी में आप नहीं बोले, उर्दू में नहीं बोले, फारसी में नहीं बोले, या कोई और दूसरी लैंग्वेज में नहीं बोले, हमने जिताया। जिस जुबान से, जिस लैंग्वेज से जिताया, अगर उसी लैंग्वेज में आप हमारा अभिवादन कर रहे हैं तो इससे बड़ी बात तो बिहारियों के लिए कोई हो ही नहीं सकती है। और क्योंकि देखो ये सारा स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है कि देखो हम किसी के घर में जाते हैं या हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो एकाएक क्या होता है ना, ये पूछ लिया जाता है आपके पसंद क्या है, खीर पसंद है या हलवा पसंद है। वो कहेगा खीर है तो जाहिर सी बात हम खीर बनाएंगे। बिल्कुल। तो लैंग्वेज भी वही होती है, जहाँ का व्यक्ति होता है, जिसको जो लैंग्वेज सूट करती है, अच्छी लगती है, और उसकी नस को भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी से जानती है। प्रधानमंत्री गए, 3 रैली उन्होंने की, भागलपुर में करी, दूसरी जगह और करी, तो उन्होंने ठीक है टेलीप्रिंटर से पढ़ाओ या कुछ भी पढ़ाओ, लेकिन बिहारी लैंग्वेज में उन्होंने लोगों का संबोधन करा। जब वो संबोधन कर रहे थे, अगर आपको देखा, अगर वो तस्वीर आपने देखी हुई तो बिहारी लोग झूम रहे थे, मतलब गा रहे थे कि नहीं नहीं प्रधानमंत्री ने देखो हमारी लैंग्वेज में बात करी, हमारी भाषा में बात करी। तो ये उत्साह बढ़ता है इससे। बिल्कुल, बाकी उत्साह बढ़ता है। और बीजेपी ने जो है जिस तरीके से हालांकि ट्वीट भी किया, लेकिन रमेश जी ये हमने शुरुआत से देखा कि मोदी और नीतीश की जोड़ी की बात हो रही है, क्योंकि इससे पहले के चुनाव में हम अक्सर देखते थे कि नीतीश बाबू के जो है चर्चे होते थे बिहार में, लेकिन इस बार जो है मोदी और नीतीश दोनों एक साथ चल रहे हैं। क्या ये बड़ा मैसेज बिहार को देने की कोशिश हो रही है क्या? देखो मैंने पहले भी कहा था, अभी बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है उसका अपमान नहीं करेंगे किसी भी सूरत में। सब वो करेंगे जो उनको पसंद है। उनको पसंद क्या है? नीतीश कुमार। और सीट पे कौन बैठेगा? नीतीश कुमार को बैठाना चाह रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ कोई गलती नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटेजी के तहत में वो ही सब कुछ करेगी जो इस समय बिहार की जनता चाहती है। ठीक है, उसके बाद में पता चला महीने या साल भर में अगर सीएम को बैठाल के भारतीय जनता पार्टी पीछे से ये प्रचार करवा दे कि देखो जो बैठा हुआ व्यक्ति वो सही काम नहीं कर पा रहा है, अस्वस्थ है, हमारे एजेंडे में फिट नहीं बैठ रहा है, ये सब कुछ कह के अगर वो रिप्लेसमेंट कर दे वो अलग की बात है। लेकिन शुरुआत में मुझे जहां तक लगता है वो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द कोई आने वाला नहीं है। बिल्कुल, लिस्ट लंबी है, बहुत सारी लंबी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जेडीयू में भी सिर्फ और सिर्फ ये नीतीश कुमार के नाम पे सहमति हो रही है, ऐसा भी नहीं है। लल्लन बाबू अलग अपना डंडा राग, अलग ढपली, अलग राग को वो बजा रहे हैं। वो भी चाह रहे हैं कि देखिएगा नीतीश कुमार की जो पॉलिटिक जो कैरियर है उस पे विराम लगता हुआ लगना दिखने लगा है। तो अभी तो हमारे मैं क्यों ना हूँ, आकांक्षाओं की लिस्ट बहुत लंबी है। तो राजनीति में तो मैं शब्द बहुत बड़ा हो जाता है ना। बिल्कुल, तो यदा कदा हमने 2 एक बार उनके बयान भी सुने हैं और प्रधानमंत्री से सेपरेट
पार्टी को ना बताना, नीतीश कुमार को ना बताना, खुद से समय लेना और खुद से पीएम से मिलना, तो ये आप खुद समझ सकती हो अकेले वो क्यों मिल रहा है। बिल्कुल, आकांक्षाओं की जो लिस्ट है बहुत लंबी है, लेकिन ऐसे में जो हम जन स्वराज पार्टी का आंकड़ा देख रहे हैं अपनी टैली में 4 नंबर का, इस पर आप क्या कहिएगा? बहुत दमखम के साथ प्रशांत किशोर तैयारी कर रहे थे, पूरे बड़े बड़े खुलासे हो रहे थे, क्या ये 4 में क्यों सिमट गए? नहीं, अच्छा है किसी भी नई पार्टी लेकिन के लिए खाता खुला ये बड़ी बात है। खाता खुलना हाँ, अच्छा है। हाँ। और मुझे अगर लगता है अगर हम आंकड़ों में अगर जाएं 10 या 12% के ऊपर अगर इनको अगर वोट मिल गया होगा तो ये उनकी हार नहीं मानी जाएगी। और हार काहे की? हार कैसे कह दोगे? पहली नई पार्टी बनी है और पहले चुनाव में आ गई है और उसमें जीत गई। मैं यहाँ राजनीतिक तौर पे केजरीवाल का उदाहरण नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उसको एक्सीडेंटल कह लो, हादसा कह लो, या मौजूदा सरकार जो थी उनकी सत्ता विरोधी लहर कह लो, या कुछ का, वो मैटर अलग है, वो चीज अलग है। लेकिन आज की डेट में राजनीतिक तौर पे कोई नया व्यक्ति या नई पार्टी जगह बना ले, खुद को स्थापित कर ले, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जन स्वराज के प्रशांत किशोर ने अगर पैर रखा है, 4 सीट आ जाती, 3 आ जाती हैं, 5 आ जाती हैं, उनका कुल मिला के खाता खुल रहा है और वोट प्रतिशत उनका ठीक ठाक हो रहा है, तो ये मैं उनकी बहुत बड़ी जीत मानूंगा। बिल्कुल, आगे क्योंकि उनके पास खोने को कुछ नहीं था, पाने को सब